हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 15। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का 15वां वीडियो है और इससे पहले 14 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है क्षारीय मृदा धातुएं या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो क्षारीय मृदा धातुएं या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स को ग्रुप नंबर 2 के तत्व भी कहते हैं। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लो हेडिंग ये लिखो, क्षारीय मृदा धातुएं या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इसके बारे में बात करेंगे। लिख लिया बेटे? तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो हमारे आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्व हैं वे हैं वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्व। ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो एलिमेंट हैं उन्हें कहते हैं एस ब्लॉक तत्व, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के एस उपकोष में प्रवेश करता है। तो जब हम एस ब्लॉक तत्वों का अध्ययन करते हैं तो एक तो हमें पढ़ना पड़ता है ग्रुप नंबर 1 और पहले ग्रुप के तत्वों को हम कहते हैं क्षार धातु या क्षारीय धातु, और एक पढ़ना होता है ग्रुप नंबर 2 यानी क्षारीय मृदा धातु एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब सबसे पहले सवाल यह है कि सर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्षारीय मृदा धातु इन्हें क्यों कहा ग्रुप नंबर 2 के तत्वों को? देखो ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से तत्व हैं। ग्रुप नंबर 2 में है BE, MG, CA, SR, BA और RA। ये सारे ग्रुप नंबर 2 के तत्व हैं। इसमें से RA तो रेडियो एक्टिव है, रेडियम नाम तो सुना होगा, रेडियम तो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इन सभी तत्वों को कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होंगे और इनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वे क्षारीय तो होंगे ही, पर मृदा यानी मिट्टी की तरह अगलनीय भी होंगे। जैसे आप एक कढ़ाई में रेत या मिट्टी डाल दो और उसे गर्म करना शुरू कर दो चूल्हे पर, जब चूल्हे पर रखकर आप उसे गर्म करोगे मिट्टी या मृदा को, तो क्या वो गल जाएगा? नहीं, मिट्टी गलती नहीं है, कितना ही गर्म कर लो उसे, वो गलती नहीं है। इसी तरह इनके जो ऑक्साइड हैं और इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वे सभी क्षारीय तो हैं ही, नेचर तो उनका बेसिक है, पर वे मिट्टी की तरह अगलनीय भी हैं, मृदा की तरह अगलनीय भी हैं। इसलिए इन्हें हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय इसलिए क्योंकि इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड क्या हैं? क्षारीय हैं। और मृदा इसलिए क्योंकि वे मिट्टी की तरह अगलनीय हैं। तो हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लिख रखी है आपने क्षारीय मृदा धातुएं। लिखो BE, MG, CA, SR, BA, RA तत्वों को आवर्त सारणी के सेकंड यानी द्वितीय, इधर से इसे मिटा देता हूं, आवर्त सारणी के सेकंड यानी द्वितीय वर्ग में रखा गया है। द्वितीय वर्ग में रखा गया है, तो इन्हें रखा गया है सेकंड ग्रुप में। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं।
क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। क्यों कहते हैं? मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि चलो यहाँ कोमा लगाते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड, कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं तथा मिट्टी, क्या मृदा ही लिखते हैं, चलो, तथा मृदा की तरह क्या होते हैं? अगलनीय। मृदा की तरह अगलनीय होते हैं। मृदा की तरह अगलनीय होते हैं। तो मृदा की तरह अगलनीय होते हैं, जब ही तो कहा मृदा धातु। और क्षारीय क्यों कहा? क्योंकि ये क्षारीय हैं, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब हेडिंग लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। देखो मैं बताता हूँ, इनकी बाहरी कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे सबसे ऊपर Be है, फिर Mg है, फिर Ca है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। इसके पास तो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, Mg के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम के पास होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसका सामान्य रूप से तो 2,2 लिख सकते हो। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसका लिख सकते हो 2, 8, 2। देखो 2 और 8 10 और 2 12। इसका लिख सकते हो 2, 8, 8, 2, 2 और 8 10 और 8 18 और 2 20। या फिर आप इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप बाहु नियम से भी लिख सकते हो, जैसे 1s2 2s2। ठीक है, 1s2 2s2, यानी दूसरी कक्षा के s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें भरने हैं 12 इलेक्ट्रॉन। देखो ये तो 4 हो गए ना। देखो लास्ट में क्या आया, दूसरी कक्षा के s में 2 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ 2s2 आया तो यहाँ 3s2, क्योंकि इसके पास 3 कक्षाएं हैं और इसके पास 4 कक्षाएं हैं तो यहाँ 4s2 आ जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके पास 2 कक्षाएं हैं 2s2, इसके पास 3 कक्षाएं हैं तो 3s2, इसके पास 4 कक्षाएं हैं तो 4s2। तो Ca के बाद क्या है? Ca के बाद है Sr। Sr में क्या आ जाएगा? 5s2। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप चाहे तो आप बहु नियम से लिखो और चाहे आप वैसे ही कक्षाओं के हिसाब से लिखो। हमें पता है कि बाहरी कक्षा के s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो बाहरी कक्षा का s उपकोष, बाहरी कक्षा का s उपकोष, बाहरी कक्षा के s उपकोष। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हेडिंग लिखो आप भौतिक व आवर्ती गुण। भौतिक व आवर्ती गुणों के बारे में बात करते हैं। चलो भौतिक व आवर्ती गुण। भौतिक व आवर्ती गुण में सबसे पहले हम सीखेंगे भौतिक अवस्था, यानी ये ठोस हैं, द्रव हैं या गैस हैं। कौन? सेकंड ग्रुप के तत्व या फिर क्षारीय मृदा धातुएं। तो आपको बताया धातुएं तो सारी कैसी होती हैं? ज़्यादातर धातुएं ठोस होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये चांदी के समान सफ़ेद धातुएं हैं। तो आप लिख लो यहाँ चांदी के समान, जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट थे, चांदी के समान सफ़ेद धातुएं। तो चांदी के समान सफ़ेद धातुएं हैं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। और यदि कोई पूछता है इनकी कठोरता
कि आप इनकी कठोरता का क्रम बताओ। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं यानी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनकी कठोरता का क्या क्रम है। तो इनकी कठोरता जो है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। नहीं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे परमाणु का साइज बढ़ेगा तो धात्विक बंध कमजोर होगा, घटती है। तो सबसे ज़्यादा कठोर ये है Be, फिर उससे कम Mg, Ca, Sr और Ba। बस Ra के बारे में मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि Ra है रेडियो एक्टिव, तो कठोरता ऊपर से नीचे जब वर्ग में जाओगे तो घटेगी। ये सबसे ज़्यादा कठोर है, ये सबसे कम। Ra रेडियो एक्टिव है तो उसके बारे में हम यहाँ नहीं लिखते हैं। चलो यहाँ लिख लो आप, Ra रेडियम कैसा है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव, स्थायी नहीं है, तो इसके गुणों का अध्ययन करना सरल नहीं है। ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर अगले गुण बताता हूँ आपको। अभी बताया भौतिक अवस्था, लिख लिया बेटे? ठीक है, तो आपको जरूर इस बात का पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं उन्हें तो कहते हैं क्षार धातु या क्षारीय धातु, और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं उन्हें कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं एल्केलाइन मेटल्स या एल्कली मेटल्स या क्षार धातु। तो जहां भी मैं क्षार धातु लिखूंगा तो समझ जाना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, और जहां भी मैं लिखूंगा क्षारीय मृदा धातु तो आपको समझ जाना चाहिए कि सेकंड ग्रुप की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे ना इस चीज को। चलो दूसरा हेडिंग लिखो आप, नंबर 2, ऑक्सीकरण अवस्था। हेडिंग नंबर 2 लिखो आप, ऑक्सीकरण अवस्था। अब मुझे यूं बताओ कि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं जिन्हें आप कह रहे हो क्षारीय मृदा धातु, वे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो उनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और जब बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए हमें क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे या 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉनों को लेने में तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल लेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही में बाहर निकाल लेंगे उनके ऊपर आवेश कितना आ जाएगा? +2। इसका मतलब ये है कि जो हमारे क्षारीय मृदा धातुएं हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +2 होती है। कितनी होती है? +2। अब आते हैं परमाणु व आयनिक त्रिज्या पर। परमाणु व आयनिक त्रिज्या। चलो परमाणु व आयनिक त्रिज्या की बात कर रहे हैं। परमाणु व आयनिक त्रिज्या। अब आपको पता है कि यदि आवर्त सारणी में इधर को आप चलोगे तो परमाणु व आयनिक त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। तो क्षार धातुओं से तो छोटी ही होगी इनकी परमाणु व आयनिक त्रिज्या। क्षार धातुओं से छोटी क्यों होगी? क्योंकि क्षार धातु लेफ्ट साइड में है और इन्हें रख रखा है राइट साइड में, यानी क्षार धातुओं से आगे। तो आप यहाँ लिख लेना कि परमाणु व आयनिक त्रिज्या में क्षार धातुओं से कम इनकी परमाणु व आयनिक त्रिज्या क्षार धातुओं से क्या होती है? कम होती है या छोटी होती हैं। और आपको इस चीज को मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि वर्ग में यदि आप ऊपर से नीचे जाओगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु व आयनिक त्रिज्या क्या होती हैं? बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं बता सकते हो? क्योंकि वर्ग में यदि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या तो दोनों बढ़ेंगी। ठीक है, नंबर 4, चौथी हेडिंग हम पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा को आप आयनन विभव भी कह सकते हो या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब मुझे यूँ बताओ कि जब इधर को गए तो साइज घट गया, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज़्यादा नज़दीक आ गए,
तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की पकड़ ज़्यादा मजबूत होगी, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आयनन ऊर्जा में आप लिखोगे, क्या लिखोगे, आयनन ऊर्जा में आप लिखोगे कि इनकी आयनन ऊर्जा क्षार धातुओं से अधिक है, क्षार धातुओं से क्या है, अधिक। इनकी आयनन ऊर्जा क्षार धातुओं से क्या है, अधिक है। ठीक है, पहली बात। और इस बात का आपको पहले से ही पता है कि यदि वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाते हो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बताओ आयनन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, घटती है। क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या जाते हैं, दूर, और नाभिक से दूर जाते हैं तो नाभिक की पकड़ उन पे कमजोर होती है, तो उनका निकलना क्या होता है, आसान। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा में ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं पहले से ही आवर्त सारणी वाले चैप्टर में। अब नंबर 5 पे हम बात करेंगे विद्युत धनात्मकता की। नंबर 5 विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता यानी इसे आप धन विद्युतीय लक्षण भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर धनायन में बदलना। तो विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रॉन छोड़ना क्षार धातुओं के मुकाबले तो मुश्किल है इनका, तो यहां लिखेंगे क्षार धातुओं से कम। इनकी विद्युत धनात्मकता क्षार धातुओं से क्या होती है, कम होती है, क्षार धातुओं से कम होती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी बताओ, नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी, बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाओगे तो विद्युत धनात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। एक ये चीज ध्यान रखनी है विद्युत धनात्मकता के बारे में। उसके बाद नंबर 6 में हम सीखेंगे जल योजन ऊर्जा। जल योजन ऊर्जा, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया था मैंने कि कोई भी आयन जितना छोटा होता है उसकी जल योजन ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। तो ये तो इनके आयन क्षार धातुओं से तो छोटे होंगे फर्स्ट ग्रुप से, तो क्षार धातुओं से छोटे होंगे तो इनकी जल योजन ऊर्जा क्षार धातुओं से अधिक होगी, क्षार धातुओं से अधिक। इनकी जल योजन ऊर्जा होगी क्षार धातुओं से अधिक। और जब जल योजन ऊर्जा क्षार धातुओं से अधिक होगी तो वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो जल योजन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। देखो जैसे हमारे पास Be है, Be इसकी जल योजन ऊर्जा Be डबल पॉजिटिव की सबसे ज्यादा होगी वर्ग में, लिख लो यहां, चलो वर्ग में। वर्ग में यदि परिवर्तन देखोगे तो Be Mg डबल पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव, Sr डबल पॉजिटिव और Rb Mg Ca Sr Ba डबल पॉजिटिव। बस Ra के बारे में बात नहीं कर रहे हम, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा आप, फिर बताता हूँ अगले गुण। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, तो ये जितने भी हम गुण पढ़ते हैं ना, किसी भी वर्ग का अध्ययन करना हो, उस वर्ग के अध्ययन में जितने भी गुण हम पढ़ते हैं, ये सभी गुण मैंने आपको पहले से पढ़ा रखे हैं आवर्त सारणी में। बस हमें इन्हें एक तरीके से रिवीजन ही तो करना है इनका। आवर्त सारणी में तो सारे पढ़ रखे हमने। जल योजन ऊर्जा तो होगी, चलो
जल योजन ऊर्जा के बाद नंबर 7 हेडिंग लिखो आप, घनत्व। नंबर 7 घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, साइज छोटा है क्षार धातुओं से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन पे ज़्यादा है क्षार धातुओं से अपने आवर्त में। तो यहाँ एक चीज लिख लो, क्षार धातुओं से अधिक, क्षार धातुओं से अधिक। ठीक है, और एक लिख लो आप वर्ग में क्या परिवर्तन होता है। वर्ग में ऊपर से, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे बढ़ता है घनत्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। यदि आप ऊपर से नीचे जाओगे, आपको बताए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ऊपर से नीचे जाने पर द्रव्यमान भी बढ़ता है और आयतन भी बढ़ता है, तो दोनों पर बढ़ रहे भाई। यदि खाली द्रव्यमान बढ़ा करता तो घनत्व तो बढ़ता, और यदि केवल आयतन बढ़ा करता तो घनत्व क्या होता, घटता, क्योंकि हर बढ़ रहा है। पर ये तो दोनों ही बढ़ रहे। पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो द्रव्यमान है इसके बढ़ने का अनुपात ज़्यादा है आयतन के मुकाबले। यदि आप किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, आयतन भी, पर यह ज़्यादा तेजी से बढ़ता है द्रव्यमान, इसलिए घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, आयतन भी बढ़ता है, द्रव्यमान भी बढ़ता है, पर द्रव्यमान का बढ़ने का अनुपात या रेशो ज़्यादा है। उसके बाद नंबर 8 पे हम बात करेंगे गलनांक व क्वथनांक की। नंबर 8 हेडिंग लिख लो आप, गलनांक, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक की बात कर रहे, चलो देखो यहां लिखो क्षार धातुओं से कम, क्षार धातुओं से कम, इनके गलनांक व क्वथनांक होते हैं क्षार धातुओं से कम। ठीक है, और इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी डिपेंड करते हैं गलनांक व क्वथनांक। यदि आप गलनांक की बात करो तो गलनांक में Be का सबसे ज़्यादा है, Be के बाद फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, और स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम है, और मैग्नीशियम का है सबसे कम। ठीक है, और क्वथनांक की बात करो तो क्वथनांक का भी क्रम इनका कुछ अलग ही है। क्वथनांक देखो, क्वथनांक में Be का तो सबसे ज़्यादा है, Be के बाद है बेरियम का, फिर उसके बाद है कैल्शियम का, फिर उसके बाद है स्ट्रोंशियम का, और सबसे कम है मैग्नीशियम का। तो देखो सबसे कम, सबसे ज़्यादा और सबसे कम तो सेम है, बाकी इसमें चेंज आपको देखने को मिल रहा है। इस सीक्वेंस को आप याद करके जा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम 8वें के बाद गुण नंबर 9 पर। नंबर 9, इसमें पढ़ेंगे हम ज्वाला का रंग। ये जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं ये ज्वाला को विशेष रंग प्रदान करती हैं। ठीक है, मतलब Be व Mg के अतिरिक्त, Be व Mg के अतिरिक्त सभी रंग प्रदान करेंगी ज्वाला को विशेष रंग। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम को यदि आप आग में जलाओगे तो ईंट जैसा लाल रंग ज्वाला को देता है कैल्शियम। ठीक है, और एसआर देता है किरमजी लाल,
किरमजी होता है कलर, लाल रंग का ही होता है, ठीक है, लाल रंग का ही होता है किरमजी कलर। उसके बाद बेरियम देता है सेब जैसा हरा, तो यहां लिख देता हूं सेब हरित। ज्वाला को विशेष रंग प्रदान करते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। और 10वें नंबर पे हम आते हैं, हम पढ़ेंगे चालकता। चालकता, चाहे इसमें ऊष्मीय चालकता है या फिर विद्युत चालकता, दोनों की बात कर रहे हैं। आपको बता कि इनकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो ज़्यादा मजबूती से नहीं बंधे हुए हैं, नाभिक से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो जितनी भी एक क्षारीय मृदा धातुएं हैं BeMg, CaSr, Ba, इन सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब हैं तो फिर चालकता तो इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लेना कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये क्या होते हैं, सुचालक। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण कैसे होते हैं, सुचालक। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण सुचालक होती हैं सारी धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। तो इतने गुण हमें डिस्कस करने थे। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा क्षारीय मृदा धातु यानी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स। इनके हमने गुण पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हैं और कारण बताया कि इनका नाम क्षारीय मृदा धातुएं क्यों हैं। बाकी पढ़ाई हम कल करेंगे, आज बस इतना ही पढ़ेंगे। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।